दोस्तों, मैं हूं भावना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक नया टॉपिक जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है प्लस इसके कितने टाइप्स होते हैं, और आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसा ये पूरा सिस्टम होता है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कैसे ये पूरा सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया गया है, प्लस क्या इसका वर्क होता है, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, और इसमें गैसेस का एक्सचेंजमेंट कैसे होता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम साइड में पहले लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर वन बाय वन उनको हम ये सिस्टम में देखेंगे कि कहाँ पर इन पार्ट्स को कैसे फिट किया गया है और वो कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए पहले हम साइड में लिख लेते हैं इस पूरे सिस्टम के पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा नोज, सेकंड में आती है नजल कैविटी, थर्ड पे आता है आपका फेरिंक्स, फोर्थ पे आता है आपका एपिग्लॉटिस, फिफ्थ पे आता है आपका लैरिंक्स, सिक्स्थ पे आता है आपका ट्रैकिया, सेवन पे आता है आपका ब्रोंकाई, 8 पे आता है आपका ब्रोंकियोल्स, 9 पे आता है आपका एल्वुलाई, और 10 नंबर पे आता है आपका डायाफ्राम। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करते हैं। इनको इस सिस्टम में कैसे फिट किया गया है, अब आइए इसका वन बाय वन हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा नोज। ठीक है, ये देखिए नोज है यहाँ पर। नोज का काम क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि नोज से हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं, प्लस नोज के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो नोज का काम क्या हुआ कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की प्रोसेस में हेल्प करना। नोज के थ्रू हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो नोज का काम हो गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस में हेल्प करना। उसके बाद आता है नजल कैविटी। क्या होता है कि नोज के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं नजल कैविटी। ठीक है, और इस नजल कैविटी में कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका काम होता है कि जो भी हम एयर अपनी बॉडी में ले रहे हैं इनहेलेशन के थ्रू, जो भी हम एनवायरनमेंट से एयर ले रहे हैं, ये हेयर्स उस एयर में प्रेजेंट जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, या फिर जो भी पैथोजेंस हैं, उनको ट्रैप कर लेना, जिससे कि केवल फ्रेश एयर ही हमारी बॉडी में एंटर हो सके। ठीक है, तो ये हो गया नजल कैविटी के बारे में। थर्ड है हमारा फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में। हमने जब आपको डाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें भी हमने आपको फेरिंक्स के बारे में बताया था, और हमने वहाँ पर क्या बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फेरिंक्स कहाँ पर ओपन हो रहा था, ओसोफेगस में ओपन हो रहा था। देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ओसोफेगस, और वहाँ पर ये फेरिंक्स ओसोफेगस में ओपन हो रहा था। लेकिन
रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? लैरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फेरिंग्स जो है वो ओसोफेगस में ओपन होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये फेरिंग्स लैरिंग्स में ओपन होता है। इसलिए ये कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में। और डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स के थ्रू क्या पास होता है? फूड पास होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस फेरिंग्स के थ्रू एयर पास होती है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। फिर आता है हमारा एपिग्लॉटिस। इसका एक बहुत ही मेन वर्क होता है। ये एपिग्लॉटिस क्या होता है? एक लिड की तरह वर्क करता है, एक ढक्कन की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, और ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। एपिग्लॉटिस जो होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसका वर्क क्या होता है कि जो हमने आपको बताया कि फेरिंग्स के थ्रू फूड भी पास हो रहा है और फेरिंग्स के थ्रू एयर भी पास हो रही है। तो जब इसके थ्रू फेरिंग्स के थ्रू ओसोफेगस में एपिग्लॉटिस फूड पास होता है, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये जो हमारी वाइंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, इसको बंद कर देता है, यहाँ से इसको कवर कर लेता है, जिससे कि ये जो फूड फेरिंग्स के थ्रू पास हो रहा है ये वाइंड पाइप में एंटर ना कर जाए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर जाए। इसलिए ये यहाँ से ये जो ट्रैक्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये जो ट्रैक्ट है इसको यहाँ पर क्लोज कर देता है। बेसिकली क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, कहाँ पर बता दें, यहाँ पर बता देते हैं। बेसिकली क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये है यहाँ पर, ये देखिए हमने ये बनाया है, ये वाला सिस्टम हमने बनाया, ये यहाँ पर है एपिग्लॉटिस। मान लीजिए ये एपिग्लॉटिस का पार्ट है और ये है हमारा फेरिंग्स, ये है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, लैरिंग्स है, और ये है ओसोफेगस। ठीक है, क्या होता है कि जब यहाँ से फूड जो है ये पास हो रहा होता है ओसोफेगस में, तो ये एपिग्लॉटिस है, ये जो अभी ऐसा है, ये क्या करता है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को यहाँ से कवर कर लेता है, जिससे ये जो फूड है ये ओसोफेगस में ही पास हो, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर जाए। इसलिए यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, जो एक लिड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है कि ये ट्रैकिया में ओपन होता है। ये जो लैरिंग्स है ये ट्रैकिया में ओपन होता है। और लैरिंग्स बेसिकली क्या होता है, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं? क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स बेसिकली क्या होता है कि इलास्टिक मसल टिश्यूज के बने हुए टू बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए ये सिर्फ वोकल कॉर्ड्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ये टू होती हैं वोकल कॉर्ड्स, टू बैंड्स होते हैं, टू बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम कहेंगे वोकल कॉर्ड्स। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, बीच में ट्रैकिया होता है और ये टू बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जिसका काम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी से, लंग से जो एयर है वो बाहर की ओर पास होती है, तो ये जो मसल टिश्यूज, इलास्टिक मसल टिश्यूज के जो टू बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वोकल कॉर्ड्स जिसे हम कहते हैं, इनकी मसल्स में वाइब्रेशन होता है और जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है, इसे वाइंड पाइप भी कहते हैं। ये लैरिंग्स कहाँ ओपन हो रहा है? ट्रैकिया में ओपन हो रहा है। ठीक है, और इस ट्रैकिया को हम क्या कह रहे हैं? वाइंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है,
और इस ट्रैकिया में ये जो ट्रैकिया है, ये देखिए ये पूरी लिखी हुई है यहाँ पर, ये से यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो ट्रैकिया है इसमें कुछ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए ये सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हमने रेड कलर से यहाँ पर मार्क किया है, ये बने हुए हैं सी शेप, यही होते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज बेसिकली होता क्या है, कार्टिलेज कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, बिल्कुल बोन जैसे भी नहीं होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि जब हमारी ट्रैकिया में जब वाइन पाइप में एयर प्रेजेंट नहीं होती है या कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, तो ये जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, इसलिए इसमें यहाँ पर सी शेप्ड रिंग लाइक कार्टिलेजिनस के बने हुए सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम होता है कि ट्रैकिया के शेप को मेंटेन करना। ठीक है, जब इसमें एयर प्रेजेंट ना हो तो ये चिपक ना जाए, इसलिए यहाँ पर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है ट्रैकिया के शेप को मेंटेन करना। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है, ये जो ट्रैकिया होती है, ये जो ट्रैकिया है इसका जो टर्मिनल एंड होता है, ये देखिए इसका जो टर्मिनल एंड है वहाँ से ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये देखिए एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। ठीक है, तो दोनों को जब बोलेंगे तो बोलेंगे ब्रोंकाई, और जब एक को देखेंगे तो हम बोलेंगे ब्रोंकस। ठीक है, सिंगुलर क्या हुआ ब्रोंकस और प्लूरल क्या हुआ ब्रोंकाई। ठीक है, जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस होता है, सॉरी जो लेफ्ट वाला ब्रोंकस होता है वो लेफ्ट लंग में एंटर करता है, और जो राइट वाला ब्रोंकस होता है वो राइट लंग में एंटर करता है। ठीक है, इस बात को, ये बात समझ में आई आपको कि ये जो ट्रैकिया होती है इसका जो टर्मिनल एंड होता है, यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जिसे हम कहते हैं ब्रोंकस, और इसे हम कहेंगे अब प्राइमरी ब्रोंकस। ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ये देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, और लेफ्ट वाला जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो कहाँ एंटर होता है, लेफ्ट लंग में एंटर होता है, और जो राइट वाला प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो कहाँ एंटर होता है, हमारे राइट लंग में एंटर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड होता है, जो लेफ्ट वाला प्राइमरी ब्रोंकस होता है ये फर्दर टू, इससे ब्रांचेस निकलती है, टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ये देखिए एक पार्ट ये जा रहा है और एक पार्ट ये जा रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, और इसलिए ये सिर्फ टू पार्ट्स में ही डिवाइड होता है, इसलिए जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है उसमें टू लोब्स होते हैं। ठीक है, एक होता है अपर लोब, ये देखिए ये बीच से हमने यहाँ पर ये ऐसे मार्क किया हुआ है, ये ऊपर वाला जो लोब है ये देखिए ये लिखा हुआ है अपर लोब, और ये नीचे वाला लोब है इसे कहेंगे लोअर लोब। ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इसलिए जो लेफ्ट वाला लंग है ये टू लोब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे ऊपर वाला लोब होता है अपर लोब, और नीचे वाला जो लोब होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोअर लोब कहते हैं। ठीक है, और अब इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस। मीन्स प्राइमरी ब्रोंकस से जो डिवीजन हुआ उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। वैसे ही इधर होता है, लेकिन राइट वाले में क्या होता है, जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उससे 3 सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो राइट वाला लंग होता है वो 3 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए एक ये लोब हमने ऊपर बनाया है, एक ये बीच वाला है, और ये एक नीचे वाला है। तो ऊपर वाले को बोलेंगे अपर लोब, और बीच वाले को बोलेंगे क्या, मिडिल लोब। ये देखिए ये लिखा हुआ है, और जो नीचे वाला है उसे कहेंगे लोअर लोब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या पढ़ा, जो राइट वाला लंग है इसमें जो लेफ्ट वाला लंग है उसके 2 लोब, एक अपर लोब और एक लोअर लोब, और जो राइट वाला लंग है उसमें कितने लोब,
3 लोब, एक है अपर लोब, एक है मिडिल लोब और एक है लोअर लोब। ठीक है, तो ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हुआ। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है फर्दर ये ब्रांचेस इससे निकलती है, डिवाइड हो जाता है। अब इसे हम कहते हैं टर्सरी ब्रोंकस। ठीक है, ये देखिए ये रेड कलर से ये बनाया गया है, ये जो रेड कलर से ये ब्रांचेस सेकेंडरी ब्रोंकस इसमें डिवाइड हो रहा है, ये देखिए ये लिखा हुआ है टर्सरी ब्रोंकस। ठीक है, ये टर्सरी ब्रोंकस इससे फाइन ब्रांचेस निकली सेकेंडरी ब्रोंकस है, तो ये क्या हुआ टर्सरी ब्रोंकस। अब ये जो टर्सरी ब्रोंकस है फर्दर इससे फाइन ब्रांचेस निकलती है, फर्दर ये डिवाइड होता है और अब इसे क्या कहेंगे ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ये देखिए ये ये टर्सरी ब्रोंकस है और इससे ये फाइन ब्रांचेस निकली, ये जो ब्लैक कलर से यहाँ पर बनाया गया है इसे क्या कहेंगे हम ब्रोंकियोल्स कहेंगे। ठीक है, मीन्स इसका क्या है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रैकिया डिवाइड हुई तो कितने क्या बना प्राइमरी ब्रोंकस बना, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हुआ तो सेकेंडरी ब्रोंकस बना, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड हुआ तो टर्सरी ब्रोंकस बना और टर्सरी ब्रोंकस डिवाइड होकर के क्या बना ब्रोंकियोल्स बने। ठीक है, तो ये पूरा इसका डिवीजन है। अब क्या होता है ब्रोंकियोल्स हो गए, अब आता है हमारा एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होता है, ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये जो ब्रोंकियोल्स ब्लैक कलर से मार्क किए गए हैं, क्या होता है कि इसका जो टर्मिनल एंड होता है उसमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देखिए ये रेड कलर के ये डॉट से मार्क किया गया है, ये देखिए जो डॉट्स जैसे बने हुए हैं ये है एल्वुलाई। ठीक है, ये इसका जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उसका जो टर्मिनल एंड होता है उसमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एल्वुलाई। ठीक है, और ये एल्वुलाई क्या होते हैं कि ब्लड कैपिलरीज से सराउंड किए हुए होते हैं और यही एक मेन साइट होती है जहां पर गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज से सराउंड किए गए होते हैं और जब इसमें एयर आती है O2 इसमें जब O2 एल्वुलाई में फिल हो जाती है और ब्लड कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट होती है CO2 प्रेजेंट होती है, तो इससे डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया एल्वुलाई के बारे में। अब बात करते हैं डायाफ्राम के बारे में। ये देखिए ये नीचे साइड को ये डायाफ्राम बना हुआ है, जो लंग्स होता है उसके नीचे साइड को क्या होता है कि डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, डोम शेप्ड मसल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं डायाफ्राम कहते हैं। क्या होता है कि जब हम एयर लेते हैं इनहेलेशन की प्रोसेस के द्वारा जब हमारी बॉडी में एंटर करती है एयर, तो हमारी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, जिससे डोम शेप जो डायाफ्राम होता है ये ऐसा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये फ्लैट हो जाता है और ये क्या होता है कि डाउनवर्ड मूव करता है। और जब डाउनवर्ड मूव करता है तो क्या होता है कि हमारा डायाफ्राम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो जब ये डाउनवर्ड मूव करता है तो हमारा जो स्टोमच होता है वो बाहर की ओर मूव करता है। हम जब एयर सांस लेते हैं हम तो हमारा पेट क्या है फूलता है, तो ये जब डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है तो हमारा जो स्टोमक होता है, हमारा जो पेट होता है वो बाहर की ओर मूव करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब इसमें कुछ एडिशनल बातों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं और वो ये है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी है उसमें दो कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? एक तो होती है हमारी थोरैसिक कैविटी, ठीक है, और सेकंड होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, दो कैविटीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, एक होती है थोरैसिक कैविटी और एक होती है एब्डोमिनल कैविटी। ये जो डायाफ्राम होता है, ठीक है,
इसके ऊपर की जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कैविटी में ही हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, इसे चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। और नीचे साइड को, डायाफ्राम के नीचे साइड को जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गई दो कैविटी। अब जो हमारे ये लंग्स होते हैं, ठीक है, ये 12 रिब्स से इसको सराउंड किया हुआ होता है और ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। 12 रिब्स इसमें होती है। ये देखिए, ये हमने ये रेड कलर से यहाँ पर मार्क बनाया हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिब्स होती हैं, जिससे ये सराउंड किए हुए होते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लंग्स होते हैं, इसमें ये जो लंग्स होता है ये एक मेम्ब्रेन से सराउंड किया हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये इसकी 2 लेयर्स होती हैं। जैसे मान लीजिए ये लंग्स बना हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें ऐसे ही दोनों में होती है। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो बाहर की जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये 2 पार्ट्स की होती है। 2 पार्ट्स की लेयर होती है। इसमें 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं आउटर पैराइटल। जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं आउटर पैराइटल। और जो इनर लेयर होती है उसे कहते हैं हम इनर विसरल, ठीक है। 2 लेयर्स हुई। जो एक ये जो लंग्स है पूरा ये सराउंड किया गया किस कौन सी मेम्ब्रेन से, प्लूरल मेम्ब्रेन से। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये 2 लेयर्स की बनी हुई होती है, जिसमें जो बाहर की लेयर होती है उसे कहते हैं आउटर पैराइटल और जो इनर लेयर होती है उसे कहते हैं इनर विसरल, ठीक है। मान लीजिए, चलिए इसमें ऐसे करके दिखा देते हैं। ये है आउटर पैराइटल, आउटर पैराइटल लेयर, ठीक है। और ये है क्या, इनर विसरल लेयर, ठीक है। और दोनों के बीच में, दोनों ही लेयर के बीच में ये जो आपको कैविटी दिख रही है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं, जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। मार्कर, चलिए यहाँ लिख देते हैं। दोनों लेयर के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हो गया इसकी लेयर्स के बारे में, ये कौन कौन सी लेयर्स इसमें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो लेफ्ट लंग होता है हमारा, ये जो लेफ्ट लंग है
इसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये दिख रहा है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच। ये देखिए, ठीक है। तो ये बातें आप 4 याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसमें 2 कैविटी प्रेजेंट होती है। एक होती है थोरैसिक कैविटी, एक होती है एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो लंग्स होते हैं वो 12 लिप्स से सराउंड किए हुए होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो लंग्स होता है उसमें एक लेयर, बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, जिसे हम बाहर की लेयर को कहते हैं आउटर पैराइटल, और जो इनर लेयर होती है उसे कहते हैं इनर विसरल लेयर। और दोनों ही लेयर्स के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, और जिसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये जो लेफ्ट लंग होता है इसमें एक यहाँ पर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ये डिप्रेशन होता है और इसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की कि ये पूरा सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एयर लेते हैं, बॉडी में हमारी एयर एंटर करती है इनहेलेशन की प्रोसेस द्वारा, तो हम नोज से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो नोज से एयर एंटर हुई, कहाँ गई है? नजल कैविटी में गई, ठीक है। नजल कैविटी से गई फेरिंक्स में, फेरिंक्स से बाद में गई इसमें लैरिंक्स में, लैरिंक्स के थ्रू ये एंटर की ट्रैकिया में, और ट्रैकिया में एंटर करने के बाद ये कहाँ गई? हमारी ब्रोंकाई में गई। उसके बाद ब्रोंकाई से ये कहाँ गई? ब्रोंकियोल्स में गई, और ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो एयर सेक्स बने हुए हैं जिसे एल्वुलाई कहते हैं, ये इसमें एयर क्या हो जाती है? फिल हो जाती है, ठीक है। तो जब एयर इसमें फिल हो जाती है तो क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये जो नीचे डायाफ्राम ये प्रेजेंट है, ये क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये डायाफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है डायाफ्राम, इसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये फ्लैट हो जाता है। ये डायाफ्राम की जो मसल्स होती है ये डाउनवर्ड मूव करती हैं। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो डायाफ्राम की मसल्स होती हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं, और जब डाउनवर्ड मूव करती हैं तो डायाफ्राम के नीचे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया और डायाफ्राम की मसल नीचे कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे मूव करने लगती हैं, तो हमारा पेट जो होता है वो बाहर की ओर मूव करता है। जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट जो होता है वो बाहर की ओर मूव करता है, तो इसीलिए मूव करता है क्योंकि ये डायाफ्राम की जो मसल्स होती हैं ये डाउनवर्ड मूव करती हैं, और ये क्या होता है? फ्लैट हो जाता है, फ्लैट कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रेजेंट हुई? एल्वुलाई में क्या प्रेजेंट है? एयर जो हमने ली थी O2 प्रेजेंट है, ये एल्वुलाई है। अब इसमें क्या भर गई? एयर भर गई, ठीक है। अब इसमें O2 आ गई। अब ये जो एल्वुलाई है ये किससे सराउंड की हुई है? ब्लड कैपिलरीज से सराउंड की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? अब O2 प्रेजेंट है, और ये जो ब्लड कैपिलरी है इसमें क्या प्रेजेंट है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, मींस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और ये जो एल्वुलाई होती है इसकी जो मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, जिसके कारण डिफ्यूजन के थ्रू इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस द्वारा इसमें गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। मींस जो CO2 होती है वो ब्लड कैपिलरी से कहाँ मूव कर जाती है? एल्वुलाई में मूव कर जाती है, और जो O2 होती है वो ब्लड कैपिलरीज में मूव कर जाती है, ब्लड में आ जाती है। अब ये O2 इसमें आ गई, अब ये ब्लड कहाँ जाता है? टिश्यूज में जाता है, सेल्स में जाता है, वहाँ पर फिर
ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंजमेंट होता है। जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड से सेल में डिफ्यूज हो जाती है, और जो CO2 होती है वो सेल से कहाँ आ जाती है, ब्लड में आ जाती है, और ये ब्लड फिर से वापस से कहाँ आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, और फिर से यही प्रोसेस होती है। ठीक है, और इसके बाद जो CO2 होती है वो कहाँ भर जाती है, एल्वुलाई में भर जाती है, और एक्सेलेशन की प्रोसेस द्वारा ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस है। अब क्या हुआ, जब हमने सांस ली तो क्या हुआ, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है बढ़ गया, डायाफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जब हम एक्सेलेशन की प्रोसेस करते हैं, जब एक्सेलेशन की प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि ये डायाफ्राम जो डोम शेप्ड होता है, जो डोम शेप्ड डायाफ्राम होता है, ये फिर से रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। मीन्स अभी कांटेक्ट होकर के ये फ्लैट हो गया था, अब ये फिर से अपनी डोम शेप्ड कंडीशन में आ जाता है, तो ये अपने रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, जिससे जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जो CO2 होती है वो फिर ट्रैकिया और फिर लैरिंक्स और फेरिंक्स के थ्रू मूव करके ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस है कि जब बॉडी में एयर एंटर की, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और एक्सेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि डायाफ्राम वापस से अपनी रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो CO2 होती है वो हमारी बॉडी से वापस से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, अच्छा क्या ये ऐसा क्यों होता है कि जो इनहेलेशन के प्रोसेस में अंदर ही मूव करती है, एयर जो होती है हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है, और एक्सेलेशन की प्रोसेस में हमारी बॉडी के बाहर मूव करती है CO2, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है तो हमने बताया कि एल्वुलाई में CO2 भर गई, सॉरी ऑक्सीजन भर गई एल्वुलाई में। अब जिससे क्या हुआ कि हमारी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हुआ, बढ़ गया, और जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो एल्वुलाई जो ऐसी थी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसमें जो स्पेस हो गया वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और जब इसका स्पेस ज़्यादा हो गया, इसमें स्पेस ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, इसमें प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको स्पेस ज़्यादा मिल गया, और इसमें जो इसका प्रेशर क्या हुआ, घट गया, और जो बाहर जो एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, एयर क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है। और वहीं एक्सेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो डायाफ्राम जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था वो अपनी रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब डिक्रीज हो जाता है तो एल्वुलाई का स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है, और जब एल्वुलाई का स्पेस कम हो गया तो एल्वुलाई के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, और एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो जो CO2 होती है एल्वुलाई में, जो CO2 भरी हुई है, जो फिल है, वो क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर मूव करती है। ठीक है, तो ये इसका पूरा सिस्टम है, ये पूरी मैकेनिज्म है इसकी कि गैसेस में गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।